सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज के व्याकरण प्रश्नोत्तरी के 8वें भाग में हम समास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पूर्व हम प्रत्ययों के विषय में, संज्ञा और संधि के विषय में महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्रश्नोत्तरी नाम की प्लेलिस्ट से आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य से संबंधित प्रश्न भी आप प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जहां पर 12 भागों में हमने साहित्य से संबंधित लगभग 500 प्रश्नों को देखा है। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए नहीं हैं, आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, तो आपको बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार हम संपूर्ण अध्ययन चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम की एक प्लेलिस्ट है, जिससे आप सेकंड ग्रेड के लिए संस्कृत के वीडियोस देख सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी काव्यशास्त्र, छंद, अलंकार, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस सेट, ट्रिक्स भंडार, बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, चैनल पर जाइए। वहाँ पर आप जब होम पर जाएंगे, आपको होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो जब आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे, वहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपकी सुविधा के लिए। तो वहाँ से आप अपने काम के वीडियोज़ देख सकते हैं। आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का 241वां प्रश्न है, समासः कतिविधः। समास कितने प्रकार का होता है संस्कृत में? द्विविधः, चतुर्विधः, पंचविधः या फिर षड्विधः। तो संस्कृत में समास माना गया है 5 प्रकार का। कौन कौन सा? केवल, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो 5 प्रकार का समास माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 242वां प्रश्न है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो समासः कः। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास कौन सा होता है? केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुषः या फिर द्वंद्वः। तो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं होती, कोई विशेष नियम जहाँ पर नहीं होता, केवल पदों का समास होता है, वो कहलाता है केवल समास। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 243वां प्रश्न है, पूर्व पदार्थ प्रधानः समासः कः। पूर्व पदार्थ, पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिसमें हो, ऐसा समास कौन सा होता है? केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता वाला समास होता है अव्ययी भाव समास। देखिए, समास 2 या 2 से अधिक पदों में किया जाता है, तो उनमें से जो पहला वाला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, और बाद वाला पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो समास के अंतर्गत कहीं कहीं पर पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, कहीं पर उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, कहीं पर इन दोनों ही पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, और कहीं पर इन दोनों से ही भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, और उसी के आधार पर समासों का नामकरण किया जाता है। तो ऐसा समास जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, वो समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। 244वां प्रश्न है, उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः कः। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? केवल समासः, अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः। तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तत्पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 245वां प्रश्न है, उभय पदार्थ प्रधानः समासः कः। दोनों ही पदों के अर्थ की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? किस समास में दोनों ही पदों के अर्थों की समानता होती है? केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुषः या फिर द्वंद्वः। तो उभय पदार्थ प्रधान समास होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 246वां प्रश्न है, अन्य पदार्थ प्रधानः समासः कः। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि। तो यहाँ पर सही उत्तर बहुव्रीहि होगा, क्योंकि अव्ययी भाव में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता, तत्पुरुष में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता, और द्वंद्व में उभय पद के अर्थ की प्रधानता, अर्थात दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है, जबकि बहुव्रीहि में
जो पद दिखाई देते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, उनके अतिरिक्त किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। 247वां प्रश्न है किम परार्थाभिधानम। परार्थाभिधान क्या होता है? वाक्यम, समासः, विग्रह या फिर वृत्ति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, वृत्ति परार्थाभिधानम। वृत्ति क्या होती है? दूसरे के अर्थ का अभिधान करना वृत्ति कहलाती है। समास से संबंधित बहुत ही डिटेल में 2-3 बार हम चैनल पर पढ़ चुके हैं। तो जब समास हमने पढ़ा था तो वहाँ पर पूरी डिटेल में हमने बात की थी कि वृत्ति क्या होती है, वृत्ति से किस प्रकार अर्थ बताया जाता है, विग्रह वाक्य क्या होता है, वृत्ति कितने प्रकार की होती है, विग्रह कितने प्रकार का होता है। ये सारी ही बातें हम चैनल पर कर चुके हैं। तो अगर आप इस विषय में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से आप समास से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड के लिए भी हमने जो जो समास सिलेबस में है उसके अनुसार हमने अध्ययन किया है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए ही केवल मात्र पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समास को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने जो समास पढ़ा है वो आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट से मिलेगा। हालांकि वो बहुत सारे भागों में विभाजित और थोड़ा लंबा पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने वहाँ पर हर संभव कोशिश की है कि उन वीडियोस को देखने के बाद विद्यार्थी का समास का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, विद्यार्थी कभी भी फिर समास में कंफ्यूज ना हो। तो आप उन वीडियोस की मदद भी ले सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 248वां प्रश्न है कति वृत्तयः। वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? त्रयः, चत्वारः, पंच या फिर षट। तो वृत्तियाँ होती हैं 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आप चाहे वीडियोस की मदद लीजिए, चाहे किसी पुस्तक की मदद लीजिए, इनको याद रखिए, देखिए कि कौन से 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। 249वां प्रश्न है वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम भवति। वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है? समासः, विग्रह वाक्य या फिर वृत्ति वाक्यम। तो वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 250वां प्रश्न है अव्ययी भाव समास प्रकरणे यथा इत्यस्य कति अर्था। अव्ययी भाव समास में एक सूत्र है जो बहुत सारे अव्ययों का विधान करता है कि इन अर्थों में अव्यय प्रयुक्त होते हैं, अव्ययों का समास होता है। तो वहाँ पर एक यथा शब्द भी बताया गया है, यथा अव्यय भी बताया गया है। तो यथा के कितने अर्थ बताए गए हैं? त्रयः, चत्वारः, पंच या फिर सप्त। तो यथा के 4 अर्थ बताए गए हैं अव्ययी भाव समास प्रकरण के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अव्ययी भाव समास से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं जो कि संस्कृत व्याकरण की ही प्लेलिस्ट से आपको मिलेगा। 251वें प्रश्न पर चलते हैं। समानाधिकरणः तत्पुरुषः कथ्यते। समानाधिकरण तत्पुरुष क्या कहा जाता है? नए तत्पुरुषः, प्रादि तत्पुरुषः, विभक्ति तत्पुरुषः या फिर कर्मधार्यः। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधार्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि समास 5 होते हैं, उनमें से तत्पुरुष का ही एक भेद होता है कर्मधार्य, और उस कर्मधार्य समानाधिकरण तत्पुरुष का एक भेद होता है द्विगु। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तत्पुरुष का भेद है कर्मधार्य और कर्मधार्य का एक भेद है द्विगु। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। 252वां प्रश्न है संख्या पूर्वो खाली स्थान रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। संख्या पूर्वो क्या होता है? द्वंद्व, कर्मधार्य, द्विगु या फिर तत्पुरुषः। तो संख्या पूर्वो द्विगु। जो संख्या पूर्वक ऐसा समास जिसमें पूर्व में संख्यावाची शब्द हो वो समास क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 253वां प्रश्न है समासस्य व्याकरण सम्मत परिभाषा। क्या है समास की व्याकरण सम्मत परिभाषा? संक्षिप्तीकरणम समासः, समसनम समासः, पदानां
एकत्रीकरणम समासः या फिर बहुनाम पदानां मेलने एक पद भवनम समासः। तो व्याकरण सम्मत परिभाषा में हर बार जब समास आपको पढ़ाती हूँ तो ये बताती हूँ कि समास की अगर व्याकरण सम्मत परिभाषा पूछे तो हमको बताना है समसनम समासः। संक्षिप्तीकरण भी समास ही होता है, पदों का एकत्रीकरण भी समास ही होता है, बहुत सारे पदों का मिलकर एक पद हो जाना भी समास ही होता है। लेकिन अगर व्याकरण सम्मत परिभाषा की बात करें तो वो हो जाएगी समसनम समासः। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 254वां प्रश्न है समासे उपसर्जनम किम। समास में उपसर्जन क्या होता है? प्रथमा निर्दिष्टम, द्वितीया निर्दिष्टम, तृतीया निर्दिष्टम या फिर सप्तमी निर्दिष्टम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम। और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग समास के संबंध में किया जाता है। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदों का समास करते हैं तो जब उनको मिलाकर एक पद बना देते हैं तो वहाँ पर एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि कौन से पद को पहले लिखें और कौन से पद को बाद में लिखें। तो इस बात के लिए पूर्व प्रयोग के नियम समास में बताए गए हैं, अलग अलग समास में अलग अलग तरीके के नियम बताए गए हैं। तो उसमें एक नियम ये भी है उपसर्जनम पूर्वम, कि जो उपसर्जन संज्ञक होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। अब उपसर्जन क्या होता है? किसी भी समास विधायक सूत्र में जो शब्द प्रथमा में निर्दिष्ट होता है वही उपसर्जन संज्ञक होता है और उसी का पूर्व प्रयोग होता है। तो उपसर्जन संज्ञक क्या होता है? प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 255वां प्रश्न है द्वंद्व समासे समस्त पदस्य लिंग निर्धारणम भवति। द्वंद्व समास में समस्त पद का लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? उत्तर पदानुसारम, पूर्व पदानुसारम, अन्य पदानुसारम या फिर अव्ययम भवति। समस्त पद अव्यय होता है। तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर पदानुसारम। समस्त पद में जो उत्तर पद होता है उसी के अनुसार द्वंद्व समास में लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 256वां प्रश्न है भूतपूर्वः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। भूतपूर्वः पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः या फिर केवल समासः। तो पूर्वम भूतः, भूतपूर्वः, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा केवल समास। केवल समास के संबंध में आपको 2 शब्द याद रखने हैं, भूतपूर्वः और दूसरा है वागर्थव विव। ज़्यादातर ये ही 2 शब्द पूछे जाते हैं केवल के संबंध में, तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। वागर्थव, वागर्थव इव, इन दोनों पदों का समास होता है कौन सा समास? केवल समास। और यहाँ पर एक नियम बताया गया है कि इव का समास हो जाता है और वो जो समास होता है वो केवल समास होता है। तो वागर्थव विव और भूतपूर्वः दोनों ही पदों में केवल समास हो जाएगा। 258वां प्रश्न है कस्मिन् समासे निष्पन्नम समस्त पदम अव्ययम भवति। किस समास में निष्पन्न समस्त पद अव्यय होता है? अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाकर जब समस्त पद बनाया जाता है तो कौन से समास में वो समस्त पद अव्यय हो जाता है? किसी भी लिंग विभक्ति वचन में उसके रूप नहीं चलते। अव्ययी भावे, तत्पुरुषे, बहुव्रीहि समासे या फिर द्वंद्वे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भावे। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय हो जाता है। 259वां प्रश्न है सहरि पदस्य विग्रह कः। सहरि पद का विग्रह क्या होगा? हरे समीपम, हरे सादृश्यम, हरे सहितम या फिर हरे युक्तम। तो यहाँ पर जो सहरि पद का विग्रह होगा वो होगा हरे सादृश्यम, हरि के समान। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सादृश्य अर्थ में स का हरि के साथ यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया है। 260वां प्रश्न है निद्रा संप्रति न युज्यते इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। अतिनिद्रा, यथानिद्रम, अतिनिद्रम या फिर दुर्निद्रम। तो निद्रा संप्रति न युज्यते, इस अर्थ में कौन सा अव्यय का समास होता है? किस अव्यय का समास होता है? तो वो होता है अति का। और निद्रा
तो अव्ययी भाव समास के संबंध में हम ये पढ़ चुके हैं। इस आ को अकार हो जाता है और समस्त पद जो है अव्यय होने के कारण इस तरीके का अकारांत है, इसलिए नपुंसक लिंग का पद यहाँ पर दिखाई देता है। तो निद्रा संप्रति न युज्यते, इस लौकिक विग्रह में जब समस्त पद बनेगा तो अति अव्यय का समास होकर पद बनेगा अति निद्रम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 261वां प्रश्न है उपकृष्णम इत्यस्मिन् पदे उप अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। उपकृष्णम इस पद में उप अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? सादृश्यम, सहितम, समीपम या फिर प्रीति। तो उप अव्यय यहाँ पर समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कृष्णस्य समीपम इस अर्थ में उप अव्यय का कृष्ण के साथ समास होकर पद बनता है उपकृष्णम। तो कौन सा अर्थ है? समीप अर्थ। 262वां प्रश्न है शाक प्रति सूप प्रति इत्यत्र कः समासः। कौन सा समास है इन दोनों पदों में? केवल समासः, अव्ययी भावः, तत्पुरुषः या फिर बहुव्रीहि। तो प्रति का शाक और सूप के साथ समास होता है अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 263वां प्रश्न है विग्रह कतिविधः। विग्रह कितने प्रकार का होता है? द्विविधः, त्रिविधः, चतुर्विधः या फिर पंचविधः। तो विग्रह होता है 2 प्रकार का, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 264वां प्रश्न है निर्मक्षिकम पदस्य लौकिक विग्रह कः। निर्मक्षिकम पद का लौकिक विग्रह क्या होता है? निष्क्रांतः, मक्षिकाभ्यः, मक्षिकाणां समीपम, मक्षिकाणां अभावः या फिर सदृशः मक्षिकाभिः। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मक्षिकाणां अभावः। अभाव के अर्थ में निर अव्यय का मक्षिका के साथ समास होकर निर्मक्षिकम पद बन जाता है। तो अभाव अर्थ में यहाँ पर निर अव्यय का समास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 265वां प्रश्न है कृष्णश्रितः पदे कः समासः। कृष्णश्रितः पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या फिर सप्तमी तत्पुरुष। तो कृष्णम श्रितः, कृष्णश्रितः यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। श्रित, आश्रित इत्यादि पदों का द्वितीयांत के साथ समास होता है, ये एक सूत्र भी दिया गया है। तो यहाँ पर है द्वितीय तत्पुरुष समास। 266वां प्रश्न है यूपदारु पदे कः समासः। यूपदारु पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः या फिर सप्तमी तत्पुरुषः। तो यूपदारु का विग्रह हो जाएगा यूपाय दारु, यूपदारु। तो कौन सा समास यहाँ पर होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 267वां प्रश्न है गुणमिश्रः पदस्य लौकिक विग्रह कः। गुणमिश्रः पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? गुणम मिश्रः, गुणेन मिश्रः, गुणात् मिश्रः या फिर गुणस्य मिश्रः। तो मिश्र, श्लक्षण इत्यादि पदों का तृतीयांत के साथ समास होता है। उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो विग्रह होगा वो होगा गुणेन मिश्रः, गुण मिश्रः। और समास कौन सा हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 268वां प्रश्न है चोर भयम पदे कः समासः। चोर भयम पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष। तो चोरात भयम, चोर भयम यहाँ पर हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। तो आपको देखिए भय का नाम जहाँ पर भी आए वहाँ पर आपको पंचमी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर समास के संबंध में भी देखिए पंचम्यंत के साथ समास हुआ है। और कारक में भी हम पढ़ते हैं कि भय, त्राण, अर्थक इत्यादि धातुओं के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अपादान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 269वां प्रश्न है अक्षशौंडः पदे कः समासः। अक्षशौंडः पद में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः या फिर सप्तमी तत्पुरुषः। तो अक्षशौंडः पद का लौकिक विग्रह हो जाएगा अक्षेषु शौंडः, अक्षशौंडः। शौंड, प्रवीण इत्यादि पदों का सप्तम्यंत के साथ समास होता है और उसके अनुसार यहाँ पर हो जाएगा
सप्तमी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और आज का अंतिम और 270वां प्रश्न है, हिमस्य अत्ययः इत्यत्र समस्त पदम किम स्यात्। हिमस्य अत्ययः, इस अर्थ में समस्त पद क्या होगा जब हिम का समास होगा तो अत्ययः के अर्थ में अति अव्यय का हिम के साथ समास होगा और जो पद बनेगा वो बनेगा अति हिमम। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से समास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने देखे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समास से संबंधित बेसिक प्रश्न हैं। तो आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। और एक दूसरी बात और ये है कि मैं मूलतः सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही आपको प्रश्न दे रही हूँ। अगर एक आध प्रश्न अलग भी होता है तो उनको समझ लेने में, उनको पढ़ लेने में कोई आपकी हानि नहीं है। मैं आपको हर प्रश्न के साथ यथासंभव उसका डिटेल भी बता देती हूँ, जिससे कि आप प्रश्न को वहाँ पर समझ जाएं। अगर जैसे कृतिन प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी मैंने वहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया है कि न और क की संज्ञा होकर इसमें ती शेष रहता है। तो आपका एक अतिरिक्त कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो कोई परेशानी नहीं है। अगर एक आध प्रश्न इस तरीके के आपको लगते भी हैं कि नहीं है हमारे सिलेबस में, तो उनसे आपको फ़ायदा है, नुकसान नहीं, क्योंकि इससे आपको और भी अलग कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आशा है आप जो शंका कर रहे थे उसका कुछ आपका समाधान हुआ होगा। तो इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।